हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करेंगे जो कि प्रखर और एक चारवाक पॉडकास्ट के होस्ट हैं कुशल मेहरा, उनके बीच में है। एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में सजेस्ट किया था, तो मैंने सोचा, आई मीन कंट्रोवर्सी से हट के अगर प्रखर का कंटेंट देखा जाए तो ऑफ कोर्स क्रिएटिव है और लाइक लोगों को सोचने के लिए फॉडर देता है, फूड फॉर थॉट प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली जो काम करने की मेरी उम्मीद है वो काम वो ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। लोगों को नए नए आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस कर रहा है। आई थिंक जितने बड़े आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस कर रहा है शायद बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे हों नहीं, बहुत एडवांस लेवल पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडवांस लेवल इंट्रोड्यूस कर रहा है लोगों से। बट उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा उससे लोगों का, इतने एडवांस आइडिया। आई थिंक लोगों की क्यूरियोसिटी चाहिए, ओके ये क्या चीज़ है, मेरे तो ऊपर से जा रही है, तो शायद वो चीज़ लोगों को प्रेरित करे ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। तो उसका काम डेफिनेटली, मैंने पहले भी हर बार कहा है, उसके एक हम किसी व्यक्ति के किसी एक पॉइंट पे उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट किसी दूसरे पॉइंट पे अगर वो सही है तो उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने सजेस्ट किया था उनके कहने पे मैंने चेकआउट करने का आज डिसाइड किया और मैंने ढूंढा। एक्चुअली उनके आपस में मल्टीपल पॉडकास्ट हैं, तो मैंने इसलिए ये वाला चुना क्योंकि ये सेम डे पे ही रिलीज़ हुआ था। बट मैंने 2-3 दिन वेट इसलिए कर लिया क्योंकि अच्छा रहता है आप कोई जब अपना कंटेंट ऑनलाइन अपलोड करे तो उन लोगों को बेटर फील होता है अगर आप थोड़ा सा वेट कर लो। तो मैंने वेट किया, हालांकि मैंने परमिशन नहीं लिया। परमिशन लेना चाहिए ना, बट नहीं लिया इस बार, और वैसे मैं लेता भी नहीं हूँ जनरली। तो एनीवे, आई होप कि ये फेयर यूजेज के अंडर आता है और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एनीवे, देखते हैं और फिर बात करेंगे उसके बारे में। जो टॉपिक है वो है जो वो कल्चर है इंडिया में, जो कि क्रिंज का अल्टीमेट लेवल लगता है मुझे कभी कभार, क्योंकि हम अमेरिका में जो भी हो रहा है उसको अपने साथ, अगर वो हमारे साथ ना हो तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो एनीवे, देखते हैं। अभी तक अक्षय कुमार नहीं बना। मैंने शेल्डन पॉलक को भी पढ़ने का पाप किया। हाउ वाज दैट? टॉर्चर ही हुआ मैं। क्यों? लाइक गांडू, मैंने तेरे लिए वोट किया, हरामीगिरी मत करना, तू मेरे लिए वोट कर। डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, गो फक योरसेल्फ, आई डोंट केयर। I'm going to answer. You gotta love that, right? You gotta love that, right? Dude, this is such a mind bender. I know it might be a little hard for a lot of people who follow me to understand what has happened. I had an काफ़ी डिफरेंट लग रहा है इसमें ये, आई गेस, जबकि आई डोंट नो, hour and a half long privilege of sitting next to Kushal while he gave the most fiery monologue. The word fuck off was repeated over 100 times. But I wanted to talk to him about the difference between the traditionalists and the Raita when it comes to the non-left in India. This conversation ended up being so much more about decoloniality and the problems with its philosophical roots. And even though it may not directly inform you of the difference that I was pointing to, I hope in an indirect fashion, in learning what has been said, you will understand just how technical and nuanced the political discourse is getting in India. And this is something I've been fond of for a very long time. I don't make political statements much on my content. I only do the job of asking questions. But I hope you understand how the landscape is changing fast. ओके, आई थिंक जो ये बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल स्टैंस जो है वो नुआंस्ड हो रहा है इंडिया में, वो आई थिंक एक बहुत ही लिमिटेड सर्कल में हो रहा है। ये मेरा ओपिनियन है। ग्राउंड लेवल पे अभी भी जाति और धर्म, इन्हीं चीज़ों के आधार पे लोग एक बहुत ही बिखरे हुए अंदाज में वोट दे रहे हैं। हम हर बार यही सुनते हैं कि लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना चाहिए, इस चीज़ के नाम पे, उस चीज़ के नाम पे, बट लोग अभी भी वोट बेसिकली उन्हीं बेसिक आधार पर ही देते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बिहार में देखो, नीतीश कुमार ने अभी जो किया है, क्या है उसका, आई मीन क्या सेंस बन रहा है? आपकी ऑलरेडी अलायंस चल रही है, कोई बात नहीं हुई, आपने जो आपका धुर विरोधी है उसके साथ आपने अलायंस बना लिया सडनली। मैं देख रहा था कि तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव का बेटा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अगेन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको सवाल पूछना चाहिए। जब जो उनकी प्रॉपर सेरेमनी हो रही है उसमें जाके नीतीश कुमार के पैर छूते हैं, और मैं देख रहा था लोग तालियां बजा रहे हैं। और जैसे हिंदी मूवीज़ में जो छोटे शहरों पे बेस्ड हिंदी मूवीज़ होती हैं उसमें कैसे दिखाते हैं कि एक चेला होता है, वो नारा लगा रहा होता है, इन भैया की जय, जैसे कि
मिर्ज़ापुर में मुन्ना भाई है ये जैसे चिल्ला रहे होते हैं, वैसे लिटरली वो बंदा कहता है कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव की, तो मुझे वो मिर्ज़ापुर की याद आ गई कि मिर्ज़ापुर चल रहा है इधर फुल। तो ग्राउंड लेवल पे अभी भी वही ज़बरदस्त हाई लेवल का जुगाड़बाजी चल रही है यार। नुआंस्ड डिस्कोर्स आई गेस मोस्टली बड़े शहर जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, शायद थोड़ा बहुत इन्हीं जगहों पे ही है। How important it is to be with it, right? Beyond that, I hope you absolutely enjoy this banger of an episode. Any questions, put it in the comments. I'll ask Kushal to do one more. We'll have more conversations like these. But thank you so much for watching. And before you leave, like, share, subscribe to the podcast, like Phil says, right? Thank you so much, guys. See you beyond this. अच्छा, मैं बहुत आलसी हूँ या ये कोकेन के ऊपर होता है हमेशा? अच्छा, ये जैसा दीपक का सबसे बड़ा फैन है। अच्छा, हाँ, इसने मेरे को ब्रीफ दिया है पूरा, क्योंकि जब मैंने बोला मेरे को ट्रैड और रायता वाले उस पर डिस्कशन करनी है, तो इसने मेरे को ब्रीफ दिया है ट्रैड साइड से। अच्छा, हाँ, so he will definitely have questions in the end. इसका दिल टूटेगा जब मैं अच्छा, जे साई दीपक का जिसकी इन्होंने बात की वो फैन है, और मुझे नहीं पता ट्रैड और रायता कौन है। बोलूँगा। रायता तो मुझे पता खाने की चीज़ होती है, क्योंकि मैंने तो जितनी वो किताब की और वो आइडियोलॉजी की खुल के ली है, शायद ही किसी ने ली होगी। मैंने इनफैक्ट मैं ना सर्च कर रहा था कल परसों, कल रात को कर रहे थे हम लोग कि आपके व्यूज क्या हैं जैसे दीपक में, बिकॉज दिस कम्स आउट। I don't abuse him. No. I challenge the epistemology because my background is in philosophy, so I'm a master's in philosophy, and I studied this thing. Unfortunately for JSD, way more than he studied it. I love the attitude. And 4 years ago, I had predicted this to Harsh Madhusudan Gupta in a casual chat we were having in Goa in one of the conclaves which we had met. And I told Harsh, in 4 years, wokeism is coming in India, not from the left, from the non-left. And this is what and it is coming from the Hindu community. And this is what the Hindus are going to say, because Hindus love to be victims. And because the whole victimhood narrative is very seductive, right? So wait, you were saying that decoloniality and the traditional wing is woke? Yeah. Because they say you are woke, no? How am I woke? Okay, what is wokeism? What is the base of wokeism? It stems from a postmodern epistemology, which is Foucault, Derrida, or Lyotard. Right. All these people are woke, right? Right. Now, what do they say? There is a power structure. So whether it was Foucault, he had something. Foucault had this called discourses. Right. So what was discourses? Discourses mein hota tha, there is knowledge generation. Right. And knowledge generation is from different centers of power. How is this different centers of power coming? Different centers of power comes from Derrida. And so whosoever is powerful, they settle the discourse. Right. So science is just one more thing. Right. And it is these, crazy white people who come up with this thing. I was like, oh, I did not know. ओके, जिन लोगों को नहीं पता, फूको एंड फ्रांसिस फूको नाम है और शायद जैक देरिडा नाम है, दोनों फ्रेंच फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बुनियाद रखी है मॉडर्न डे या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की, जिसके बेस पे जो आज के टाइम पे ये आप डिफरेंट लाइक सोशल जस्टिस की जो मूवमेंट्स देखते हो, जिन उनका जो रूट जो लाइक क्रेजी लेवल के जो माइंडसेट है ना, अल्ट्रा लेफ्ट जो आप देखते हो, ये सब उन्हीं आइडियोलॉजीज़ पे बेस्ड है। और उन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया कि वो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो उनके ही द्वारा बनाए जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और क्योंकि जो जितने भी आइडियाज़ है दुनिया में ये सिर्फ पावरफुल लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको जो जस्टिस और ऑर्डर और मेरिट और साइंस, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये क्योंकि पावरफुल लोगों के द्वारा दिए गए आइडियाज़ हैं, तो इसलिए इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। आप पावरफुल बन जाओगे तो आप का जो आइडिया होगा वो चलेगा, और इसलिए इन आइडियाज़ के पीछे सिर्फ एक ताकत है, वो है पावर। बेसिकली एक पावर है, वो है पावर। तो बेसिकली पावर बेस्ड है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस दुनिया का, ये उनका मानना होता है, जो कि चूतियापे की हद है। दुनिया का सबसे बड़ा चूतियापा है ये। और सॉरी वर्ड यूज़ करने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे वर्ड ना यूज़ करूँ, बट और कोई डेफिनेशन ही नहीं है यार, इसकी डेफिनेशन वन वर्ड में, चूतियापा बस। और वो कल्चर वगैरह को इसीलिए इतनी गालियाँ पड़ती हैं, इनकी बातें भी ऐसी होती हैं। मैं अमेरिकन पॉडकास्टर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं उनका रिएक्शन देख रहा था किसी वीडियो पे जिसमें कि
एक ब्लैक इंसान है जो स्टेज पे बैठा हुआ है और लोग आके उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, और एक लड़की आती है माइक पे और पूछती है कि सबसे पहले आते के साथ ये पूछती है, डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ब्लैक? और वो बंदा ब्लैक है, और वो बंदा देखता है तो मुंड के लिए कहता है हैं और उसको हंसी आ जाती है, मतलब। और जो रिएक्शन करने वाले थे वो भी आई मीन अफ्रीकन अमेरिकन ही थे, और उनको सुलग गई भाई उनकी सुन के, और सुलगनी भी चाहिए कि यार सामने बंदा बैठा दिख नहीं रहा, क्या पागल है क्या तेरे को सामने? डू यू आइडेंटिफाई एज ह्यूमन और रैबिट? कोई एनीवे तो ये है बेसिकली इन जिनकी बात कर रहे हैं इनका आइडिया, और जो ये आइडिया इन्होंने दिया है मैंने कोशिश की है सिंपलीफाई करके बताने की। और जॉर्डन पीटरसन भी काफ़ी बात करते हैं इस बारे में कि कहाँ से इसका ओरिजिन है और इसका एक्चुअली गोल क्या है। Science did not exist. Right. That's the most condescending attitude you can have about anything. That science starts and ends with the West. It's also probably the most limited way of looking at things. No, as if we are all. Okay, yes. ये बड़ी सही बात इन्होंने बोली कि अगर सिर्फ पावरफुल लोग आइडियाज़ इस्टेब्लिश्ड हैं, और क्योंकि दुनिया साइंस के बेस पे चल रही है, तो यानी कि साइंस पावरफुल लोगों का आइडिया है, और पावरफुल लोग वेस्ट के हैं, तो साइंस यानी कि वेस्ट की हुई सिर्फ। Zombies, only the West is human. Right. There are all other people across the world, all other cultures are zombies. It's like, before the Fibonacci series, actually, now they acknowledge it was, originated in India, the Fibonacci series. Now they actually acknowledge it. Fibonacci series एक मैथमेटिकल आइडिया है, आइडिया नहीं कहना चाहिए, एल्गोरिदम है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम है कि जैसे किसी भी तरीके का एल्गोरिदम होता है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल किस डिग्री में एक्सपोनेंशियल है, तो उसी तरीके से एक नंबर सीरीज़ ऑफ नंबर होता है। डिटेल में एग्जैक्टली क्या होता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था। और मैथ की एक खासियत होती है मैथमेटिक्स की कि अगर आप उसे कंटिन्यूसली नहीं कर रहे, तो एक टीचर होते थे मैथ से, वो कहते थे मैथ से आप दोस्ती करोगे तो मैथ आपसे दोस्ती करेगी, अदरवाइज़ अगर आप उससे दूर भागोगे तो वो आपसे दूर भागेगी। तो एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे मैथमेटिक्स की एक्टिवली तो आप भूल जाओगे कॉन्सेप्ट्स। बट एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम को कहते हैं फिबोनाची सीरीज। But the point is, so what the fuck was that guy doing? Was he shagging or what? Like, what was he doing? Right. So only Fibonacci came up with it. And there are many other things like that. So if you look at सेम फिबोनाची की तरह पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो भी कहते हैं वो जब पाइथागोरस ने बनाई थी उससे पहले से इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ज़रूरी नहीं है कि पाइथागोरस ने उससे टीपा हो सकता है इंडिविजुअली भी ही केम अप विद दैट, पाइथागोरस हिमसेल्फ, बट उसके बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। वो भी एक मैथमेटिकल थ्योरम। There was postmodernism that was going on. Then there was a Frankfurt School that started in 1930s in Europe. Right. Now those fuckers were really free. उनके So they had nothing, they have seen all of these things. I mean, I am also a fucker who is really free, right? I ended up reading all this nonsense. So they were coming up with a very Marxist way of looking at it, and then they started challenging Marxism. This is a Frankfurt School. Now the problem with postmodernism. तो मार्क्स हिमसेल्फ वाज बोर्न इन 18 समथिंग, ही डाइड बाय द एंड ऑफ 19th century। 19th century जब आप कहते हैं तो 1800s को 19th century कहा जाता है। ही डाइड बाय दैट टाइम। और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसकी बात कर रहे हैं वो इन्होंने बताया 15th century का है। तो होपफुली शायद मार्क्स जिस लाइन पे सोच रहा था उन्होंने उससे पहले से उस लाइन पे सोचना शुरू कर दिया, और ये इनका कहने का मतलब है आई थिंक यहाँ पे। It enters into a nihilistic trap. What is that trap? Like there is no good or bad, no right or wrong. So you have that mode, abort kind of a thing. Well, Right. what the fuck do I do? If everything is just a discourse, then even what the postmodernist says is just a discourse. Right. Then you have a sort. हाँ, वो फिर सेल्फ एनाहिलेटिंग आइडियोलॉजी हो जाती है। अगेन नाहिलिस्टिक क्यों वो हो जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना, वो क्या वर्ड होता है, सब कुछ ऑर्बिटरी है। दुनिया में कोई भी आइडिया जो है वो रूटेड नहीं है रियलिटी के अंदर, हर कुछ ऑर्बिटरी है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कुछ भी नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होता। आई थिंक मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा था कल या परसों कि कुछ ट्रूथ ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। अगर मैं आपके सर में डंडा मारूंगा तो आपको चोट लग जाएगी, उसका कोई पर्सपेक्टिव ऐड कर दो। मेरे एंड से मेरा डंडा टूट गया, मैं उस पर रोने लगूँ, भाई मेरे आपके सर में डंडा, मेरा ज़्यादा नुकसान है क्योंकि मेरा डंडा टूट गया। आपको कि भाई मेरा सर फट गया है, ठीक है, तो ऑफकोर्स जिसका सर फटा है उसका नुकसान हुआ भाई, डंडा तो दोबारा आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है बेसिकली। तो ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं होता, इसका सच और उसका सच नहीं, हर चीज़ में ऐसा नहीं होता, बहुत ही नुआंस्ड चीज़ों में ऐसा होता है। Software issue.
So how did they solve this software issue is when the Frankfurt School and the postmodernists came together. And they will never admit to it, but it is basically, you know, a gentleman's or a gentlewoman's agreement or whatever. Nowadays you can't even use these words in this godforsaken country. So You can and you should. Somebody stops you doesn't mean you cannot. they came up with this agreement and they said, now we will come up with an objective standard. And what is that objective standard? They replaced the original sin of Eve, Adam and Eve, with White privilege. privilege, yes. That's all they did. Now you can ओके आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता ओरिजिनल सिन एडम और ईव की स्टोरी है. ईव को मना किया गया था एक पेड़ से एप्पल नहीं खाना. ईव ने खा लिया था वो एप्पल और उसके बाद से ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई जिससे कि पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई. ये क्रिश्चियनिटी का एक आइडिया है जो कि बहुत डीप आइडिया है एक्चुअली. अगर आप स्टडी करना चाहो, समझना चाहो इस पर और सोचना चाहो तो इन्होंने कहा कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया प्रिविलेज से. तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी है उसमें ये है कि जो ओरिजिनल सिन था वो पोस्ट मॉडर्न जो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल सिन है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी में ईव का इंसान का प्रिविलेज हो गया ओरिजिनल सिन. तो बेसिकली इनका कहने का यहाँ पे शायद ये मतलब है कि, और अगेन मैं ये इंटरप्रेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, तो अगर मैं कुछ गलत करूँ तो प्लीज़ फॉरगिव मी. तो आई थिंक ये कहना चाहते हैं कि अगेन वो पोस्ट मॉडर्निज्म भी अपने आप में एक डॉगमा बन चुका है जो कि मेरा मानना है कि 100% बन चुका है. इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज़ से, इमेंसली इनफाइनाइटली इंटेलिजेंट है. इतना फ़र्क है कि ये भी एक डॉगमा बन गया और इस डॉगमा में सबसे बड़ा पाप ये है कि आप प्रिविलेज्ड हो. go fuck yourselves if you think you're going to get a seat at that. So let us imagine that is the oppression and victimhood table. Right. You're a Hindu, you can go fuck yourself, you'll never get a seat at that table. What? अच्छा, मुझे दिक्कत ये समझने में हो रही है इस वक्त तक कि ये इसको जे साईं दीपक से रिलेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा कि बात किस बात से हो रही है. जो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने, क्योंकि वो राइटर हैं, वो बुक्स लिखते हैं, जो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई बुक लिखी जो कि कुछ ऐसे आइडियाज़ को प्रपोर्ट करती थी कि कैसे हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और ये उस पर कह रहे हैं कि भाई तुम विक्टिम क्यों खेल रहे हो. आई थिंक ये अगेन किसी और पता है तो वो कमेंट में बताओ. मुझे क्योंकि नहीं पता एग्जैक्टली किस बात के ऊपर ये बात हो रही है. मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि शायद इस बात के ऊपर बात हो रही होगी. और इसमें मेरा अगर यही बात हो रही है तो आई डोंट नो विक्टिमहुड ये कितना सही या गलत है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं आई गेस 10वीं बार ये बात कर चुका हूँ कि भाई अगर आपको, मैं कल भी बात कर रहा था जब पीएम मोदी ने अपना सेकंड पॉइंट बताया था कल, जो जैसे हम कल स्पीच के बारे में जिसमें बात कर रहे थे कि अपने अंदर से जो लाइक कॉलोनियलिज्म का जो आखिरी स्ट्रैंड है वो भी हमें निकाल के हटाना होगा. तो मैं इसी आइडिया बात कर रहा था कि भाई उसमें हटाना क्या है. ऐसी की तैसी दुनिया की तुम एक इंडिविजुअल हो, अपने इंडिविजुअल की तरह जियो. किसी के साथ कुछ भी हुआ होगा हिस्ट्री में तुम्हें, या किसी के साथ कुछ किया होगा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है. तुम किसी को कुछ ओन नहीं करते, तुम किसी से कुछ डिज़र्व नहीं करते. तुम जो करोगे उस हिसाब से तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से तुम्हारी अर्निंग होगी. तुम्हारी अर्निंग से पैसे का मतलब नहीं है, जस्ट रिस्पेक्ट या जो भी दुनिया में जो तुम कमाओगे तुम्हारी मेहनत से होगा. कोई तुम्हें कुछ ओन नहीं करता, तुम किसी को कुछ ओन नहीं करते. सिंपल. इतना जाना ही क्यों है. वो उसने हम पे हमला कर दिया, ये वो कर दिया. वो कॉम्पिटेंट थे, उन्होंने कर दिया. हम हमारे को अंडरस्टैंडिंग आई, हमने उन्हें निकालने में कोशिश की, निकल गए, मौका मिला, निकल गए वो लोग, बस ख़त्म हो गई बात. लूट के ले गए क्योंकि वो केपेबल थे करने में. लूट के ले गए, तुम लूट लेते भाई. सिंपल बात है, कोई भावुक होने वाली बात ही नहीं है ये. तो मेरी नज़र में सिर्फ आपको अपने अंदर से कॉलोनियलिज्म का आखिरी स्टैंड हटाना है, सिर्फ इतनी सी बात है. आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगने से मेरा मतलब आपका क्या वो है लाइफ में गोल, और आप किस चीज़ में अच्छे हो और वो करो. या अगर नहीं भी अच्छे हो तो अच्छा बनने की कोशिश करो किसी चीज़ में उसमें जो आपका पैशन है. किसी के अगेंस्ट एक चीज़ पालना या उसने हम पे हमला कर दिया, ये वो, आज क्या कर लोगे उसको पाल के. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एक सेइंग होती है, फॉरगेट नेवर फॉरगिव, कि
जो हुआ आपके साथ गलत उसे भूल जाओ, लेकिन ये फॉरगिव नेवर फॉरगेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो आपके साथ हुआ अगर कहीं भी हिस्टोरिकली या किसी भी चीज़ के साथ, तो आप माफ़ आप कर सकते हो, लेकिन आप भूल नहीं सकते, क्योंकि भूलोगे तो शायद दोबारा वो गलती होने के चांसेस हो। जय साईं दीपक के प्रति मेरा ये एटीट्यूड है, अगर वो इन चीज़ों को लिख रहे हैं या इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और क्योंकि अब वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो विक्टिम मेंटालिटी जगा सके हिंदूज में, या फिर वो अवेयर करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को तो पता ही नहीं है उनके साथ क्या हुआ है, तो या कितना गलत हुआ है। जिस तरीके का सैनिटाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हमें दी जाती है स्कूल में, और वो भी लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, बेसिकली सिंपल बात ये है, तो किसी को पता ही नहीं चलता एक्चुअल में हुआ क्या था। मैंने एक कहानी पढ़ी थी तैमूर के बारे में और एक बच्चे के बारे में। तैमूर मिडिल एजेस का, शायद चंगेज़ खान के बाद या शायद उससे भी ज़्यादा क्रूअल इंसान था, दुनिया का शायद सबसे क्रूअल इंसान तैमूर था, अगर आप उसकी सिर्फ क्रूअल्टी पर उसे जज करो। चंगेज़ खान ने शायद लोगों को ज़्यादा कत्ल किया होगा, लेकिन बिना वजह उतने लोगों को कत्ल नहीं किया होगा। तैमूर बिना वजह शहर के शहर कत्ल कर देता था, जस्ट बिकॉज उसे अपने आप को साबित करना था चंगेज़ खान के स्टैंडर्ड पे। वो वॉनाबी मंगोल था, वॉनाबी जिसे कहते हैं। और उस इंसान के बारे में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी मैंने स्कूल के दिनों में, हिंदी की बुक में थी शायद वो स्टोरी, कि उसने इंडिया पे हमला किया, सबको उड़ा दिया। एक बच्चा था, उसका उस दिन जन्मदिन था, उस बच्चे ने उसको सामने जाकर चैलेंज कर दिया कि वो बच्चा इतना बहादुर था, और उसकी बहादुरी को देख के तैमूर ने उसको छोड़ दिया और उसकी रिस्पेक्ट की, उसकी बहादुरी की। ठीक है भाई, की होगी, अच्छी बात है, बट आप ये एक तरीके का पॉजिटिव इमेज क्रिएशन है तैमूर के बारे में, क्योंकि मैं एज ए किड मैंने सोचा यार सही है, विजेता बंदा था और बहादुरी की रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने ये सब नहीं बताया कि भाई इसने शहर के शहर, कंट्रीज के कंट्रीज, लाइक कभी जो ये वीडियोस होती है ना जिसमें लोगों का सर उतार देते हैं, ये जो भी ग्रुप्स हैं इस तरीके के, वो वीडियो देखना भी मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए। ये लोग शहरों के साथ वो करते थे, एक बंदे के साथ नहीं, और करते थे, देखना नहीं। तो इन लोगों का माइंड का लेवल समझो, जो इस तरीके के उत्पीड़क होते हैं, जो हिस्ट्री में इस तरीके के जो मास मर्डरर्स होते हैं, इनका माइंड सोचो कैसा होगा, कितना सिक माइंड होगा। और उन लोगों के बारे में आप ऐसी लाइक प्रेज वर्दी स्टोरीज सुना रहे हो। तो इस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जय साईं दीपक इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या क्या एट्रोसिटीज़ हुई हैं हमारे लोगों के साथ, तो मैं उनको पढ़ के रोऊंगा नहीं। मेरे दिमाग में ये आएगा कि भाई हम इतने बड़े एट्रोसिटीज़ के बाद भी वी केम ऑन टॉप। ये तो हमारी ताकत है, ये हमारा कोई विक्टिमहुड है ही नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जिंदा है, इंडिया की सिर्फ। मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है। ओशो मैं खास तरीके के डिस्कोर्स में बिलीव करता था, डिस्कोर्स में बिलीव नहीं करता था, बल्कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन उठता था कि कितने इन्वेडर इंडिया में आए और हमने क्यों नहीं मुकाबला किया। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने मुकाबला नहीं किया। अगर हमने मुकाबला नहीं किया होता तो हम जिंदा ही नहीं होते आज एज सिविलाइजेशन। और ओशो का और उस टाइम पे मैंने ओशो को भी सुना, और ओशो ने कहा कि यार कितने लोग आए, जो आया पीट के चला गया, आपने कभी कोई बात ही नहीं की, कभी मुकाबला ही नहीं किया, कभी सामने से लड़े ही नहीं। एक काम करते, सारे के सारे मास सुसाइड कर लेते। वो देख के वो डर जाते वो लोग। मैंने भी सुना, हाँ यार सही बात है, क्यों नहीं किया हमने ऐसा। पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया यार, किया हमने। उन्होंने हमें मौत का डर दिखाया, उन्होंने हमें हर चीज़ का डर दिखाया। अपना रिलीजन, अपना कल्चर छोड़ दो, हमने नहीं छोड़ा, हमारे पूर्वजों ने नहीं छोड़ा। इजिप्ट, पर्शिया, दुनिया की बड़ी बड़ी जितनी सिविलाइजेशंस थी उन्होंने ख़त्म कर दी। इंडिया एक सिविलाइजेशन है जो आज भी जिंदा है, दुनिया की और कोई सिविलाइजेशन जिंदा नहीं है। लास्ट टाइम हमारे साथ जो सिविलाइजेशन जिंदा थी वो थी चाइना, जिसको माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन में रौंद के रख दिया। हम अभी भी हैं। What basically these people are trying to... तो जय साईं दीपक की जो एक कोशिश है अवेयरनेस की, इसे मैं एक दिशा में पॉजिटिव ही चीज़ मानता हूँ। मैं इसे कोई ये नहीं मानता कि वो एक विक्टिमहुड जगा रहे हैं लोगों में, अनटिल अनलेस कि वो खुद ही ऐसा क्लेम कर रहे हो। ये मेरी नज़र है चीज़ों को देखने की। और अगेन ये मैंने जितनी बात की है इस पर डिपेंड करती है कि क्या ये यही बात कर रहे हैं जो मैं इन्फर कर रहा हूँ। At least the diaspora over here, and what JSD through his book is trying to do, we are victims. Boss, best of luck. ओके, तो इनका मानना है कि वो वी आर विक्टिम्स,
ये इनका मानना है कि वो अपनी बुक के थ्रू ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये नैरेटिव। अगेन मैं अगर कोई मुझे बता रहा ना कि हमारे ऊपर इतने हमले हुए, हमारे इतने लोगों को मार दिया गया, ये मैं इससे विक्टिमहुड नहीं डिराइव करता। मैं इससे डिराइव करता हूँ कि हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई हैं हिस्टोरिकली। देखो, जब ज्यूस लोग होलोकॉस्ट में मूवी बनाते हैं तो क्या वो अपने आप को विक्टिम घोषित कर रहे हैं या अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री ये है, हमें इस हिसाब से चलना है। दुनिया में कोई तुम्हारे लिए लाला बउआ वाली गोदी लेके नहीं बैठा कि तुम किसी की गोदी में जाके बैठ जाओगे। पूरी दुनिया में बुरे लोगों से भरी हुई हो सकती है, तुम्हें इतना स्ट्रांग होना होगा कि तुम पूरी दुनिया से मुकाबला करने के टाइम पे मुकाबला कर लो। इस तरह से तो यार सारी जूइश मूवीज जो हॉलोकॉस्ट पे बनती हैं सारी विक्टिमहुड प्रोपेगेट करने वाली मूवीज हो गई हूँ इस हिसाब से। तो Best of luck. You're not gonna be. And look, I would have appreciated this game if you would have entered this game to fool people 10 years ago. You know, like the Islamists did, the Right. Khalistanis did. You gotta give credit to them. They enter the game when the game is fresh. Right. When it's like in the market and you can exploit it. Because I don't know what's wrong with white people. They feel too guilty. Right. Like, I tell my white friends all the time, what is fucking wrong with your people? Like, stop feeling so guilty about everything. Right. You know, you didn't do anything. You were born now. Right. What the fuck you have to do? इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ। मॉडर्न जनरेशन जिसका पूर्वजों ने किसी के पूर्वजों के साथ कुछ गलत किया हो, उनको किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का गिल्ट फील होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हर बंदा इंडिविजुअल है और मैं किसी और के पाप को ओन नहीं करता क्योंकि मेरा उससे कोई लेना ही देना नहीं है। अगर मैं वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ तो मेरी गलती है। Do with some other person who was born 500 years ago who was fucking around with people. Right. That's as if, you know, I have to apologize for what a Khatri of my caste did 500 years ago in Punjab. Bhanjod, मैं उसको जानता ही नहीं, मैं क्यों उसके लिए sorry बोलूं? That's my गाली point. गलौज शुरू हो गई I यहाँ hate पे। this fucking idea and decoloniality just पैयों मायों शुरू हो गई यहाँ like पे। दिल्ली वाला काम हो गया। post-colonialism, which is Edward Said, right? Right. Edward Said wrote that famous book called Orientalism. So basically, decoloniality and post-colonialism are those old brothers and sisters who were separated in the Kumbh Mela. And ओके, अगेन डीकोलोनियलिटी मैं पहली बार टर्म सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, तो मैं इस पे थोड़ा पढ़ूंगा। they pretend to be different. So, you know, you'll tell a decolonialist, you're a relativist. No, I'm a subjectivist. As if bhanchod it makes a difference. We were just watching that video, right? Like a little while ago. Are we rolling, by the way? Yeah, okay, perfect. But, so you said a lot, and there is things I don't understand, so much less any of these guys understand. I have to ask you some stuff. So I get भाई आधे पॉडकास्ट में आके ये पूछ रहा है। the epistemological point that there is a history to this form of knowledge where the postmodernists and the Frankfurt schools are coming together. Interestingly, when I see the trads talk about the raitas, और ये ट्रैड और रायता भी मुझे नहीं पता क्या है। this difference also will come. They will say, अरे ये LGBT में विश्वास रखते हैं, ये constitution को ये करते हैं. These are actually the wokes of the right wing or the non-left wing. Yeah, so see, they have completely flipped around the meaning of wokeism itself. Now, what does wokeism stand for? From what I have understood or whatever little I have read, wokeism looks at, there is a prism through which they look at the world. It is the lens of the victimized विक्टिमहुड, हाँ। and the victimizer, right? That's all wokeism is about. It's a power ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर की प्रिज्म से देखते हैं, हाँ ये तो है। hierarchy where there are different groups set in different sections of society where one is the oppressor, the other is the oppressed. It is a way of looking at the world. It's a lens. It's a lens where we are just groups. We don't have any individual identity. Now, first of all, how the hell am I woke? I say I am actually looking at my own society through the classical dharmic lens. Now, what is the Hindu way of life, right? There is, first of all, the biggest difference between us and maybe the Abrahamic religions is the idea of Abrahamic religions of having a collective salvation. There is no collective salvation in Hinduism. So, you know, Rajiv Malhotra ji, हर व्यक्ति अपने कर्म करता है और हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है और डिपेंडिंग ऑन आपके जो कर्म होंगे उस हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ या निर्वाण या जो भी मोक्ष की प्राप्ति आपको उस हिसाब से होगी। किसी और ने क्या किया है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बट एब्राहमिक्स में कलेक्टिव है, ये मैं इस चीज़ का अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें तो बेटर रहेगा।
in his book Being Different, he came up with the best concept. I think that kudos to that man for coming up with this concept. He said, once, so it's actual story he narrates. He says there was a missionary who came to his house in America, and he said, have you heard the good news? Now I don't need to explain what the good news is. You can go and Google it. So Rajiv Ji, to reply to them, he said, have you heard the Hindu good news? Missionary was like, what the fuck is the Hindu good news? So Rajiv Ji says, the Hindu good news is, yes, maybe Adam and Eve were real. Maybe Eve committed the original sin. But here's the difference. I don't have to pay for it. I'm a Hindu. Only Eve pays for her sins. So this is the Hindu good news. You are free. Okay. So अच्छा मुझे समझ आ गया कि एब्राहमिक्स का जो कलेक्टिव गिल्ट है वो क्या है, क्योंकि ईव ने फल खाया था, वो एप्पल खाया था, तो उससे क्या कहते हैं वहाँ से ह्यूमंस का जो बुरा टाइम है वो शुरू हो गया. सेल्फ कॉन्शियस जग गई और फिर वहाँ से ही पेन की शुरुआत हो गई. ओके ठीक है, और फिर अब उसकी भरपाई जो है वो सारी ह्यूमैनिटी को करनी है. ठीक है ओके, आ गया समझ. There is no original sin. You are not eternally damned. That is the Hindu good. और आई थिंक गुड न्यूज़ ये है कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर क्या है गुड न्यूज़, बट अगर मुझे गैस करना हो तो मैं ये गैस करूँगा कि जो क्रिश्चियनिटी का क्लेम है कि जीसस हैज़ केम एंड डाइड फॉर योर सिंस, और वो आपकी सैल्वेशन कर देंगे अगर आप उनमें विश्वास रखते हो, आपको और कुछ नहीं करना. तो आई थिंक ये उनकी गुड न्यूज़ है, बट मैं इसके बारे में भी सर्च करूँगा. तो यानी कि तो ये वन ऑफ दी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं पता. जनरली मुझे ज़्यादातर टॉपिक्स के बारे में एक कर्सरी आइडिया होता है. Now look at Hinduism as a system. Where is the collective identity at a spiritual level? We are all individual units living in our own way. On the spiritual plane. On the spiritual plane. Right. Now, when it comes to the societal plane, obviously we'll have some group identity, which is why I say I'm a political Hindu. I've never hidden it, right? But the point is, there has to be an individual unit, otherwise how you function as a society? If everything is group A against group B, group C against group D. Right. What kind of a shitty तो world ट्राइबलिज्म हो जाएगा ना Tribal- फिर. जो आई थिंक इसने भी यही बोला अभी. स्पिरिचुअल प्लेन पे हिंदुज़म का ये मानना है कि हम सब ये शरीर नश्वर है, हम आत्मा है, ये आत्मन, और हम ब्राह्मण जो परम ब्रह्म जो परमात्मा है उसका एक पार्ट है, और हम यहाँ पे एक सफ़र में हैं, और जब हम अपने कर्मों को इस लेवल पे क्लीन कर लेंगे कि हमें मोक्ष मिल सके तो मोक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा. ये बेसिकली आइडिया है. तो इसलिए क्योंकि हम सब बराबर हैं और हर किसी को फाइनली साल्वेशन मिलना ही मिलना है, तो हम सब इंडिविजुअल और इक्वल ही हुए. ओके, ये बात कर रहे थे कि अगर सब ग्रुप में आ जाएंगे तो ये ट्राइबलिज्म हो जाएगा. A tribal world. Yeah, right. Yeah, exactly. We're basically reverting back. Say, okay, agriculture happens. So we are a pre-agricultural society and we are a post-agricultural society. Now what we are trying to do is convert ourselves from a post-agricultural society back into a pre-agricultural society where we are warring tribes against each other, right. and we have just changed our tribalism. Honestly, I don't know why, and let me tell you, I don't blame India for this weird trad versus Raita discourse. This discourse, I don't know how to say this, emanates from the West. This discourse is so seductive. ओके, ट्रैड वर्सेस इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना कि हम प्री एग्रीकल्चर थे, उसके बाद पोस्ट एग्रीकल्चर हुआ, और फिर अब दोबारा से हम प्री एग्रीकल्चर वाला किसी वॉरिंग ट्राइब्स में डिवाइड होकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं. आई थिंक ये कभी रुका नहीं था. ये जो एस्पेक्ट है ह्यूमन नेचर का, ये कंटिन्यूसली एग्जिस्टेंस में रहा है. प्री एग्रीकल्चर हम ट्राइब्स के बेस पे लड़ते थे, पोस्ट एग्रीकल्चर हमने रिलीजन बना लिया, रिलीजन के बेस पर लड़ने लग गए. कंटिन्यूसली आज भी रिलीजन के अंदर फिर जब जिस जगह पे सभी एक रिलीजन के होते हैं वहाँ फिर फैक्शंस या फिर सेक्ट्स के बेस पे लड़ाई होनी शुरू हो जाती है. यूरोप में आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में कंटिन्यूसली सिविल वॉर हुई है. मिलियंस ऑफ बंदा मरा है. सेम मिडल ईस्ट में डिफरेंट सेक्ट्स जो शिया सुन्नी सेक्ट्स हैं उनके बीच में जब से शुरू हुआ है रिलीजन उनका, तब से वॉर होती चली आ रही है, आज भी होती है.
आज भी लोग मर रहे हैं सेम। बाकी इब्राहिमिक रिलीजन्स में थोड़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम, ईस्टर्न रिलीजन में इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर ईस्टर्न रिलीजन में लोग फिर दूसरे बेसिस पे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यहाँ पे लोग इंडिया में लोग जाति के नाम पे लड़ते हैं, चाइना में लोग हान और नॉन हान या किस आई डोंट नो किस ग्रुप या किस क्षेत्र से वो आप इस पे लड़ते होंगे। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि कभी रुकी है आज तक। तो एनीवे आई थिंक ये सेक्शन ख़त्म होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ ये सेक्शन ख़त्म हो तो यहाँ हम रुकें, और फिर अगर ये इंटरेस्टिंग हुआ तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे, और वाद को भी मैं कंटिन्यू करूँगा, पर क्योंकि ये ना एक्चुअली बड़ा अच्छा हो गया मैंने इस पर रिएक्ट किया, क्योंकि ये एक्चुअली JSI दीपक की बात कर रहे हैं और JSI दीपक का ही वो वाला इंटरव्यू है दूसरे वाला। तो आई गेस एक दूसरे के अगेंस्ट रख के अगर इन्हें इन पे बात की जाए तो इंटरेस्टिंग होगा देखने में। Because look, let's just be very clear. Victimhood is seductive. Like who would not want to be a... Okay, I think ये ईस्टर्न टू वेस्टर्न में आ गए हैं, और अब नया जो टॉपिक है ये शुरू हो गया है, विक्टिमहुड इज़ सिडक्टिव। तो यहाँ रुकते हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा पढ़ने की कि ट्रैड बोला है, ट्रैड या ट्रैड का तो कुछ मतलब भी नहीं होता शायद, ये वर्ड भी नहीं है कोई, या मेड अप टर्म होगी हो सकता है, और रायता सुनने में वियर्ड लग रहा है। तो खैर मैं इस पे पढ़ूँगा या कुछ और जानने की कोशिश करूँगा, और कल शायद ज़्यादा इन्फॉर्म्ड तरीके से आऊँ। विक्टिमहुड इज़ सिडक्टिव, हाँ, जिसकी सेल्फ जिसकी कॉन्शियसनेस का लेवल जिसका लो होगा उसके लिए ज़रूर सिडक्टिव होगा, क्योंकि जिसको बहाना चाहिए ना कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा, उसके लिए ज़रूर बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होगी विक्टिमहुड की। भाई मेरे तो इसलिए लगे पड़े हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, अंडरस्टैंडेबल। एनीवे यहीं रुकते हैं आज, देखने के लिए थैंक यू।